हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप ही लोगों की डिमांड पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है आपका कि यार सबसे पहले तो एप्लीकेशन देख लो। स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन ये है कि किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हम अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट सिंगल टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। जब हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं और मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है तो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, राइट। तो उसको बोलते हैं आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वर्ड आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि वो रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक वेक्टर एज वेल एज आपका मैग्नेटिक वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो यार अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक है आपका क्या, लॉर मिर यूबी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये जो आपका लॉर्मिर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ये ट्रिक है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, 2-4 बार पढ़ना तो हमेशा के लिए हो जाएगा, हमेशा के लिए। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एक जनरल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंडमली आपका 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दे देगा और पूछेगा कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप डेफिनेटली कर दोगे, ठीक है। लॉर्मिर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि इधर को इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब देखो फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होती है, आपका इन्वर्स होती है। न्यू इक्वल टू सी अपॉन आपका लैम्डा। देखो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ेगा ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ इधर को क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा फिर, ठीक है। लॉर्मिर यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो यार ये सारी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये कौन कौन सी हैं? लॉर का मतलब आपका लॉन्ग रेडियो वेव या रेडियो वेव, इसका मतलब होता है आपका लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक। और एम का मतलब होता है आपका माइक्रोवेव। आई आर का मतलब होता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है। यूवी का मतलब होता है आपका अल्ट्रावायलेट। डब्ल्यू ऐसे कनेक्ट करने के लिए लिखा है। एक्स का मतलब है आपका एक्सरे, एक्स का मतलब क्या है, एक्सरे है। वाई देखो गामा टाइप दिख रहा है ना, तो ये आपका गामा रे, ये आपका हो गया गामा रे। और जेड यहाँ पर एंड करने के लिए आपका जेड यूज किया, लेकिन जेड को आप कह सकते हो कॉस्मिक रे, ठीक है, कॉस्मिक रे। तो ये सारी की सारी क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड आपका कॉस्मिक रे। आईआर और यूवी के बीच में यहाँ पर क्या भी आता है आपका, विजिबल भी आता है। आईआर और यूवी के बीच में विजिबल भी आता है। विजिबल में कौन कौन सा रेंज है आपका, विब योर, ठीक है। आप यहाँ से विब जी योर, ठीक है। मैंने यहाँ से क्यों लिखा, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही है और वेवलेंथ इधर को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वेवलेंथ इधर को बढ़ रहा है। देखो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है। तो यानी कि भैया वेवलेंथ क्या होगा, इधर को इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी इधर को डिक्रीज करेगा, राइट। तो ये जो अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन होती है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ये पूरा का पूरा क्या है, एक जो ऑर्डर मैंने सेट किया, ये ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम?
डेफिनेशन क्या होगी फिर, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, देन दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ाया, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट कर रहा है। यानी कि अगर मैं एनएमआर की बात करूं तो वहां पर रेडियो वेव यूज होती है, आरएफ, ठीक है। माइक्रोवेव में आपका जनरली आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखता है या आपका ईएसआर, ठीक है। इंफ्रारेड आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरे एंड गामा रे में हम मॉसबार पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ रही है, राइट। तो ये था यूज आपका किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ठीक है। तो अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने अगेन आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहा हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि हम क्यों स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन है किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इतने टाइप और भी बहुत सारी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप किसी भी अननोन कंपाउंड को एग्जैक्टली आपका डिफाइन कर पाते हो या डिटर्मिनेशन कर पाते हो उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा वो यहाँ पर आपका एनएमआर रहेगा। जो वैसे जो मैं यहाँ पर एनएमआर स्टार्ट करूँगा वो आपका एनएमआर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एनएमआर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पर जैसे न्यूक्लियाई होते हैं एनएमआर एक्टिव, कुछ न्यूक्लियाई आपकी जो एनएमआर स्पेक्ट्रा देंगे वो आपके एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। ये डिपेंड करता है आपका आई वैल्यूज पे, ठीक है। जो न्यूक्लियर स्पिन एक्टिव स्पिन न्यूक्लियाई की जो वैल्यू है आई, इस आई पे डिपेंड करता है कि कोई न्यूक्लियाई आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा, राइट। इसके अंदर एनएमआर में कौन क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इसको डिस्कस करते हैं। देखो एनएमआर में फर्स्ट पार्ट तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड इसका प्रिंसिपल हो गया, थर्ड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। फोर्थ आपका ओरिजिन ऑफ सिग्नल है, ओरिजिन ऑफ सिग्नल, कैसे आपके एनएमआर में सिग्नल्स ओरिजिन होता है कैसे, ठीक है। और कैसे रेजोनेंस आपका रिलैक्सेशन फिनोमिना एंड आपका एक्साइटेशन फिनोमिना, ये सारा आपका ओरिजिन ऑफ सिग्नल में आ जाएगा। पास्कल ट्रायंगल, कैसे आपका n+1 रूल, कैसे आपका स्प्लिटिंग होती है। फिफ्थ आपका स्प्लिटिंग पैटर्न, ठीक है, स्प्लिटिंग पैटर्न। एंड सिक्स्थ वन इज कपलिंग कांस्टेंट, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट में केमिकल शिफ्ट को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से केमिकल शिफ्ट इंक्रीज या डिक्रीज करता है। दो स्केल होंगे केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए, एक आपका डेल्टा स्केल, दूसरा आपका टाउ स्केल होता है। जनरली हम डेल्टा स्केल को पढ़ते हैं, राइट। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली डेल्टा स्केल के टर्म्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और कपलिंग कांस्टेंट जनरली 2J एंड आपका 3J। जो मेन टाइप की कपलिंग होती है वो 3J कपलिंग, जो ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका 3J कपलिंग। और 3J कपलिंग को हम विसिनल कपलिंग भी कहते हैं, विसिनल कपलिंग, ठीक है, विसिनल कपलिंग। और 2J कपलिंग है आपका जेमिनल कपलिंग, ठीक है, ये आपका जेमिनल कपलिंग है। तो और एक और टाइप की कपलिंग होती है आपका लॉन्ग रेंज कपलिंग, लॉन्ग रेंज कपलिंग मतलब कॉमन टाइप का सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है या जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, विसिनल कपलिंग, ठीक है। जो 3J कपलिंग कहते हैं, 3J कपलिंग इसलिए कहते हैं कि 3 बॉन्ड सेपरेटेड होती है, मतलब 3 बॉन्ड्स में कपलिंग होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप का, जैसे जस्ट आपका ये H है और इस कार्बन पे H, देखो ये वाला प्रोटॉन अगर इससे कपल करता है तो 1 2 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसलिए इसको 3J कपलिंग कहते हैं, ठीक है।
तो 2J कपलिंग हो जाएगा, 3J कपलिंग हो जाएगा, लॉन्ग रेंज कपलिंग, यानी कि जो मोर देन 3 बॉन्ड्स में जो कपलिंग होगी वो आपका लॉन्ग रेंज कपलिंग में स्टडी होगी। लॉन्ग रेंज कपलिंग एक्चुअली वो कंपाउंड्स पे डिपेंड करता है, वो स्पेसिफिक होगा। अगर आपका कोई अगर 4 या 5 बॉन्ड से अगर सेपरेटेड है और कपल कर रहा है तो वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि वो क्यों कपल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस है। अगर वो इस तरीके का कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पर H आ रहा है, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से आपका मोर देन 1 बॉन्ड्स में कपलिंग हो जाती है, मोर देन 3 बॉन्ड्स में कपलिंग आपका पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका कॉइल टाइप का है, प्रॉक्सिमिटी में अगर 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपका कपलिंग हो जाती है, राइट। तो उसको हम स्टडी करते हैं आपका लॉन्ग रेंज कपलिंग में। फिर आपका इसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, ये तो आपका प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है, प्रोटॉन एनएमआर। एक्चुअली प्रोटॉन एनएमआर की बात की मैंने इतना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे C13 एनएमआर है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम अगर एनएमआर की बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक आपका जो ज़्यादा स्टडी करते हैं, एक आपका प्रोटॉन एनएमआर, दूसरा आपका C13 एनएमआर। C13 एनएमआर का भी इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल शिफ्ट आपका लगभग 20 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोटॉन एनएमआर के केमिकल शिफ्ट को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C13 का केमिकल शिफ्ट निकलता है। वो सारी चीज़ें, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, वो आपका C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताएंगे। दूसरा एनएमआर भी देखो, एनएमआर बहुत वर्सटाइल टेक्निक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में जो जनरली क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ये तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का पार्ट है, यानी कि एनएमआर की हेल्प से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल आपका एनएमआर होता है, ठीक है। आजकल जनरली जो यूज़ किया जाता है वो मल्टी डायमेंशनल आपका एनएमआर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की अगर बात करें, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इसमें आपका F19 एनएमआर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, F19 है, और आपका P31 है, ठीक है, RH103 है, ठीक, और आपका क्लोरीन है या बोरॉन है, बोरॉन 11 है। तो ये कुछ आपके इनऑर्गेनिक आपके स्पेक्ट्रा के अंदर आपको स्टडी करने होंगे, जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से, नेट में और गेट में दोनों में, ठीक है। और IIT जैम में जनरली इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा कम पूछा जाता है, बट 1H एनएमआर और 1H एनएमआर से जनरली IIT जैम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है वो CSIR, नेट और गेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कोई सिंगल एग्जाम नहीं है जहाँ पर एनएमआर ना आए, इससे एक न्यूमेरिकल और 1 या 2 आपका वैसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, राइट। तो ये था आपका एनएमआर का कुछ ओवरव्यू, जो हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू।